हाय साथियों, मैं मनीष कुमार आज आप लोगों के लिए स्पीडी करेंट अफेयर और लूसेंट से पॉलिटी दोनों एक ही वीडियो में ला रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, स्पीडी में अप्रैल का स्पीडी है। स्पीडी में आप लोगों को पेज नंबर 43 देखना है। इससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है मिशन जीके जीएस ग्लोबल एकेडमी, उसमें एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे अप्रैल मंथ का स्पीडी करेंट अफेयर मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो अप्रैल मंथ का पीडीएफ है, इसमें आपको स्पीडी करेंट अफेयर में 43 नंबर पेज में आना है। 43 नंबर पेज में जो अन्य प्रमुख पुरस्कार है, जो जहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सभी रहता है, ब्याज सम्मान, सरस्वती सम्मान, वहाँ पे आना है। वही टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको आधा घंटा लगभग स्पीडी पढ़ाया जाएगा, स्पीडी करेंट अफेयर, और 1 घंटा के लगभग लूसेंट रहेगा। लूसेंट में पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्लास 1 पॉलिटी स्टार्ट होगा और 10 दिन में लगभग पॉलिटी ख़त्म किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं अन्य प्रमुख पुरस्कार स्पीडी करेंट अफेयर में। ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार नया नया मिला है, 2025 में मिला था। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुआ था। ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया? आर बैरा मुथु को दिया गया था। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया? आर बैरा मुथु को दिया गया। ये प्रथम तमिल कवि एवं लेखक थे। प्रथम तमिल कवि और लेखक कौन था? आर बैरा मुथु, जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में दिया गया। 59वां 2024 में किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लेखक थे। इससे पहले 58वां 2023 में दिया गया था गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। गुलजार जो है उर्दू कवि था और जगत गुरु राम भद्राचार्य वो संस्कृत कवि थे। फिर से देखिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 ये गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। गुलजार एक उर्दू कवि थे और जगत गुरु राम भद्राचार्य एक संस्कृत कवि थे। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया था? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। और 60वां अभी मिला है, ये 2025 में 60वां किसको मिला? आर बैरा मुथु को मिला है। प्रथम तमिल कवि एवं लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा 1965 से दिया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, ब्याज सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ब्याज सम्मान की शुरुआत 1991 में किया गया। देखिएगा, ब्याज सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिया जाता है। एक है ब्याज सम्मान, एक है सरस्वती सम्मान और एक है बिहारी पुरस्कार। ब्याज सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से शुरू हुआ था। 1991 से स्टार्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा, ब्याज सम्मान के बारे में 33वां ब्याज सम्मान जो 2023 में दिया गया था वो पुष्पा भारती को दिया गया था। उनके संस्मरण थे यादें और यादें। 33वां ब्याज सम्मान 2023 में पुष्पा भारती को उनके संस्मरण क्या थे? यादें और तेरी यादें। आगे ध्यान दीजिएगा, 34वां ब्याज सम्मान 2024 में किसको दिया गया? सूर्या बाला को दिया गया था। उपन्यास था कौन देश को बासी बेनू की डायरी। कौन देश के बासी बेनू की डायरी के लिए दिया गया ब्याज सम्मान। फिर से देखिए, 33वां ब्याज सम्मान 2023 में किसे दिया गया? पुष्पा भारती, उनके संस्मरण थे यादें और तेरी यादें के लिए। और 34वां ब्याज सम्मान 2024 में सूर्या बाला, उनके उपन्यास क्या था? कौन देश की बासी बेनू के डायरी। सरस्वती सम्मान आइएगा, सरस्वती सम्मान भी 1991 से, ब्याज सम्मान भी 1991 से, बिहारी पुरस्कार भी 1991 से। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा
दिया जाता है। सरस्वती सम्मान आइएगा 34वां सरस्वती सम्मान 2024, ये किसको दिया गया? तो साधु भद्रेश दास को। पुस्तक था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान देखिएगा जो 2025 में दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया सरस्वती सम्मान। ये नया है, ध्यान दीजिएगा। उपन्यास इसका था हरा पार्वती। हरा पार्वती कथा है, हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया था सरस्वती सम्मान। फिर से देखिए व्यास सम्मान भी साहित्य में, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य में, सरस्वती सम्मान भी साहित्य में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य में दिया गया 34वां सरस्वती सम्मान जो 2024 में दिया गया था साधु भद्रेश दास को। इनके पुस्तक का नाम क्या था? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 में राम कुमार मुखोपाध्याय। उपन्यास था हरा पार्वती कथा के लिए। देखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसमें देखिएगा 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, ये किनको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती। और 55वां जो 2023 में मोहनलाल को। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती। 55वां किसे दिया गया 2023 में? मोहनलाल को दिया गया था। इसमें आगे ध्यान दीजिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? स्त्री 2। निर्देशक क्या हो जाएगा इसका? अमर कौशिक। निर्देशक कौन हो जाएगा? अमर कौशिक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का तो कार्तिक आर्यन। फिल्म कौन था? स्त्री 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बोलेगा तो कीर्ति सेनन। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बोलेगा तो कबीर खान। फिल्म क्या था? चंदू चैंपियन। फिर से देखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025, ये देखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें क्या था? स्त्री 2। स्त्री 2 का निर्देशक कौन थे? अमर कौशिक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा तो कार्तिक आर्यन। और फिल्म क्या हो जाएगा? स्त्री 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन हो जाएगा? कबीर खान। फिल्म चंदू चैंपियन। इसको 3-4 पॉइंट करके पढ़ेंगे। इसको 3-4 दिन में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार यदि पढ़ें तो कन्फ्यूज हो जाएगा। अभी 4-5 पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट कल फिर 5 पॉइंट आगे पढ़ लीजिएगा आप लोग। पूरा एक साइड का पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको हम सुनेंगे शुरू से, स्टार्ट से, फिर से कल सुनेंगे। आगे ध्यान दीजिए, इसमें अन्य पुरस्कार में आइएगा। अन्य पुरस्कार में आइएगा, उसी पेज में है। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे दिया गया? काव्य मदानी। काव्य मदानी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे दिया गया? काव्य मदानी। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे दिया गया? नीता अंबानी। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसे दिया गया? विलियम डेल रिम्पल। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसे दिया गया? विलियम डेल रिम्पल। आगे ध्यान दीजिए, CEO ऑफ द ईयर 2026 समीर कनोडिया। CEO ऑफ द ईयर 2026 किसे दिया गया? समीर कनोडिया। JC डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार द्वारा अभिनेत्री शारदा को। JC डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार द्वारा किसे दिया गया? अभिनेत्री शारदा को। फिर से ध्यान दीजिए, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काव्य मदानी। काव्य मदानी। देखिएगा इसमें JC डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार के द्वारा किसको दिया गया? अभिनेत्री शारदा को। JC डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार द्वारा किसे दिया गया? अभिनेत्री शारदा को। आगे ध्यान दीजिए, क्रेफोर्ड प्राइज 2026 वीरभद्रन रामनाथन। क्रेफोर्ड प्राइज 2026 किसे दिया गया? वीरभद्रन रामनाथन को। क्रेफोर्ड प्राइज 2026 वीरभद्रन रामनाथन।
भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 किसे दिया गया? चंदना सिन्हा को दिया गया था। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 किसे दिया गया? चंदना सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मेजर स्वाति शांता कुमार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? वैभव सूर्यवंशी को। 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड 2025 अधिवक्ता शुभम अवस्थी। 7, 8, 9, 10, 11 आज स्टार्टिंग है, 11 करते हैं, नेक्स्ट डे 10 रहेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। स्टॉकहोम प्राइज वाटर प्राइज 2026 काबे मदानी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काबे मदानी। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 विलियम डेल रिम्पल। CEO ऑफ द ईयर 2026 समीर कनोडिया। JC डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार द्वारा किसे दिया गया? अभिनेत्री शारदा को। क्रेफोर्ड प्राइज 2026 किसे दिया गया? वीरभद्रन रामनाथन को। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 चंदना सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी। 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड 2025 अधिवक्ता शुभम अवस्थी। यहीं रहने देते हैं इसको। अन्य पुरस्कार में 11 हो गया। कल नेक्स्ट 10 तक पढ़ लेना है आपको। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार 2025 बर्ज चंद्रशेखर। यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार 2025 तक पढ़ लीजिएगा। इसको स्टार्टिंग से पूछेंगे, कंटिन्यू 5 दिन चलेगा, तो ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब लास्ट में आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट आप लोग आ जाइए 101 नंबर पेज में। 1 लीनियर मार्च, मंथ मार्च का 1 लीनियर। इसको एक एक पेज डेली पढ़ेंगे। 3 जगह से हो जाएगा और ये आधा घंटा चलेगा। सभी पूरा करंट अफेयर आधा घंटा चलेंगे, जिससे कि डेली याद हो जाएगा आप लोग को। ध्यान दीजिएगा। आपको 1 मार्च में आइए। आ गए हैं सभी लोग? 1 मार्च में आ जाइए। 101 नंबर पेज में आइएगा 1 मार्च से। ठीक, 1 पेज इसको पढ़ना है पूरा। ध्यान दीजिए। 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना के द्वारा। देखिएगा, 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना पुलिस के द्वारा। किस राज्य में स्थित पाक योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? सिक्किम। किस राज्य में स्थित पाक योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? सिक्किम। आगे ध्यान दीजिए, एक पेज के बाद है इसमें। 1 मार्च 2026 को NGT ने किस राज्य ने स्वाब नदी को राप्ती नदी के सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया? उत्तर प्रदेश। 1 मार्च 2026 को NGT ने किस राज्य के स्वाब नदी को राप्ती नदी की सहायता का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया? उत्तर प्रदेश। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? गुजरात में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? जम्मू कश्मीर। OpenAI ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया? अरविंद केसी को। OpenAI ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया? अरविंद केसी को। ध्यान दीजिएगा, OpenAI ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया? अरविंद केसी को। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? अबूराज। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? अबूराज। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने
किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया? त्रिपुरा में। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? त्रिपुरा में। गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया। भारत के 93वां ग्रैंड मास्टर कौन हो गए? आरब डेंगला, मुंबई के। 93वां ग्रैंड मास्टर बोलेगा तो आरब डेंगला हो जाएगा। 92वां ग्रैंड मास्टर बोलेगा तो आर्यन बार्सने। आर्यन बार्सने 92वां ग्रैंड मास्टर हो जाएगा। 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना से लाए गए चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों, कितना चीता लाया गया? 9 चीता। 9 चीता को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? कूनो नेशनल पार्क। आगे देखिए, 2 मार्च 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी? त्रिशूर में रखा गया। देखिएगा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी? त्रिशूर में। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? डेनमार्क। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कोपेनहेगन। आगे ध्यान दीजिएगा, डोल यात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम में। डोल यात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम में। 2 मार्च 2026 को यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। 2 मार्च 2026 को यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तमिलनाडु। आगे देखिए, 3 मार्च 2026 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? बार्सिलोना, स्पेन। 3 मार्च 2026 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? बार्सिलोना, स्पेन। 4 मार्च 2026 को किस राज्य ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? असम। 4 मार्च 2026 को किस राज्य ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात किया है? असम। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई। देखिएगा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया? अमेरिका। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया? अमेरिका। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाले पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? न्यूजीलैंड का 33 गेंद में लगाया है। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? न्यूजीलैंड का है। कौन? फिन एलन। 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मोन्टाना। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मोन्टाना में। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कीर्ति के करंत। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र। 5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभांकरों का अनावरण किया? प्रगति और विकास का अनावरण किया था। 5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभांकरों का अनावरण किया? प्रगति और
विकास। देखिए 6 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की? गुजरात। 6 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने HER हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया? गुजरात। नेक्स्ट देखिए, कहाँ स्थित एस्मेलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? इंग्लैंड। कहाँ स्थित एस्मेलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने का घोषणा किया है? इंग्लैंड। 7 मार्च 2026 को किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सृष्टि शर्मा। सृष्टि शर्मा। 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए सीटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? फ्रांस। भारत ने किस देश में से नौसेना के लिए सीटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? फ्रांस। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया? कर्नाटक। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? छत्तीसगढ़। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? इंडोनेशिया। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? इंडोनेशिया। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भारत ने। 8 मार्च 2026 को महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया? L&T फाइनेंस ने। 8 मार्च 2026 को महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया? L&T फाइनेंस। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तीसरा। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तीसरा। 9 मार्च 2026 को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? लिन चुन ई। 9 मार्च 2026 को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? लिन चुन ई। आगे ध्यान दीजिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतिये का 11वां संस्करण शुरू हुआ? सेशेल्स। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतिये का 11वां संस्करण शुरू हुआ? भारत और सेशेल्स के बीच हुआ। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? जॉर्ज रसेल। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? जॉर्ज रसेल। 10 मार्च 2026 को गैरी कास्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? श्रीलंका। 10 मार्च 2026 को गैरी कास्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? श्रीलंका। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चिरंजीवी को। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चिरंजीवी को। 10 मार्च 2026 को मोजतबा खमनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया? ईरान। मोजतबा खामेनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया? ईरान। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? इटली। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? इटली। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है? छत्तीसगढ़। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है? छत्तीसगढ़। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 53। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितना हो गया है? 53। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? केरल। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? केरल में। 11 मार्च 2026 को भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? साइन ऐप। 11 मार्च 2026 को भारतीय रेलवे ने महिलाओं को सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? साइन ऐप।
किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? ईरान। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? ईरान। 12 मार्च 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? उड़ीसा को। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? उड़ीसा। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक हाई जंप T63 श्रेणी में। नेक्स्ट, कल आपको ये पेज 103 नंबर पेज पढ़ लेना है। ये PDF मेरा टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। यूट्यूब में टेलीग्राम का लिंक है, उसको लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम में जाकर वहाँ एक PDF मिल जाएगा लूसेंट का, उसमें स्पीडी का PDF मिल जाएगा, स्पीडी करेंट अफेयर का, उससे आप देख लीजिए और उसी से पढ़िए। पेज नंबर 103 आपको कल पढ़ना है। आज करेंट अफेयर यहीं रोक रहे हैं। ये 3 पॉइंट चलेगा, 2 पॉइंट आगे से चलेगा और 1 पॉइंट पीछे से मंथली 1 लीनियर चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट से। ये डेली चलेगा, आपको लगभग 2 पेज डेली रहेगा इससे। ठीक, आज ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, फर्स्ट पेज है ये। एक में बोल रहा है ये भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। देखिए, 1757 की प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को हुआ था। ये अंग्रेजी गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। और दूसरा हुआ था बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ये हेक्टर मुनरो और मुंगेर से मीर कासिम था, इलाहाबाद से शुजा-उद-दौला था और दिल्ली से शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ये सभी के द्वारा किया गया था। तो मतलब इसमें बोल रहा है 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के लिए विकास की सीढ़ियां बनी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी अंग्रेजों ने रेगुलेट करना स्टार्ट किया। ठीक, इसमें बोल रहा है कि इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। एक में बोल रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं इसका देखिए, एक में बोल रहा है इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, यानी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, जो 1774 में बने थे। 1774 से 1785 तक रहे थे ये। 2 में देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट बोल रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और अन्य 3 न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। आगे ध्यान दीजिए, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया।
5 बोल रहा है इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किस लिए आई है? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1781 में। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। यानी किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का 2 पॉइंट याद रखिएगा। ये किस लिए आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया। और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों के लिए था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएगा व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। आगे ध्यान दीजिए 1793 का चार्टर अधिनियम। यह अधिनियम किस लिए आया? तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा? तो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आगे ध्यान दीजिए 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1813 के चार्टर अधिनियम। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। फिर से देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। नेक्स्ट देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। देखिए इसमें बोल रहा है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या किया गया? समाप्त किया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। ठीक, कंपनी का काम क्या था? ओनली ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के द्वारा? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। 5वें विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इसमें बोल रहा विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। दास प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही समाप्त किया गया। यानी भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में। आगे देखिए अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। 8 में गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में
पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दिया गया। देखिए ये बोल रहा है कि 8 नंबर में गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 9 बोल रहा है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। यानी प्रथम विधि आयोग के गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के ही द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। नेक्स्ट देखिए 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता था कि भारत का शासन कंपनी के से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। देखिए भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कब किया गया तो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त किया गया। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कब आए थे तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आया था। लेकिन ये दोहरे प्रशासन को समाप्त कब किया गया तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए इसमें बोल रहा है भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। देखिएगा भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति कब किया गया तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही किया गया। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के राज्य सचिव भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में। 8 में बोल रहा है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। इसी के समय 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। कौन? लॉर्ड कैनिंग। आगे ध्यान दीजिएगा 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के द्वारा तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ये ध्यान दीजिएगा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के ही द्वारा किया गया था। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। देखिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम के ही द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। देखिए गवर्नर जनरल को बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय
बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। देखिए नोट में बोल रहा है 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। नेक्स्ट देखिए 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1873 के अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, लेकिन 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। ध्यान दीजिए आगे 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा? 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई। देखिए 1892 के भारत परिषद अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसी के द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी की भारत परिषद अधिनियम, इसको मर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम, इसे क्या कहते हैं? मर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना गया। 2 में बोल रहा है भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त की गई। देखिए भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। देखिए प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि किस अधिनियम के द्वारा? 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट 1909 ईस्वी में लॉर्ड मर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत के क्या थे? वायसराय थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम ही था, जो सबसे कम दिनों तक चला था, सबसे कम समय तक चला था। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। आगे ध्यान दीजिएगा 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, जिसमें प्रथम राज्य परिषद था तथा दूसरा क्या था? केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित
तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसको मानते हैं? लियोनस कार्टियस को। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों के 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित तथा दूसरा हस्तांतरित या आंतरिक था। देखिए, इस योजना यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय ये देखिए आता है बीपीएससी में। आरक्षित विषय इसमें वित्त हो जाएगा, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं, ये सभी आरक्षित विषय हैं। आरक्षित विषय में क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा, भूमि कर हो जाएगा, अकाल सहायता, न्याय हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। जबकि हस्तांतरित विषय में क्या आएगा? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। ध्यान दीजिए, नोट में आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। आगे ध्यान दीजिए, 4 में बोल रहा है भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सके। ध्यान दीजिए, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सके, ये 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा बोला गया। इसी में बोला गया कि इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। देखिए, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात कब की गई? तो 1919 के ही भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसमें अतः 1926 में ली आयोग जो 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए, इसमें बोल रहा है कि भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग जो 1923-24 के सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। कब? 1926 में किया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। देखिए, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। ए में बोल रहा है कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। बी में उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी में उसे यह शक्ति भी थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते हैं। डी, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट देखिएगा, इसमें बोल रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। कौन था? लॉयड जॉर्ज। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। आगे ध्यान दीजिए, इसका लास्ट इसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 1935 का भारत शासन
अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थे। एक में अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। 2 में देखिए प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। यानी प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया। और 3 बोल रहा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। इसमें ये बोल रहा है परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने का अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। परिसंघ सूची यानी संघ सूची। प्रांतीय सूची यानी राज्य सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अन्य अधिकारिता थी। यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। सी देखे समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। नेक्स्ट देखिए 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति। नेहरू क्या बोला? गुलामी का अधिकार पत्र। और 2 में एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये नेहरू की उक्ति थी। अंबेडकर बोल रहे हैं मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। और देखें संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। 1935 के अधिनियम के ही द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थे। 5 बोल रहा है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। 6 बोला भारत परिषद का अंत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया। 7 सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। 8 बोला इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। देखिए 1835 के अधिनियम में प्रस्तावना का क्या था? अभाव था। 9 बोला इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। देखिए 1935 के अधिनियम के ही द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 10 बोल रहा है इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ही किया गया। 1935 के ही अधिनियम के द्वारा भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया।
11 इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला। देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला। नोट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। लास्ट देखेगा इसका है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 को। और कब स्वीकृति मिली इसको? तो 18 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, लेकिन इसकी स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थे? तो 20 धाराएं। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। एक बोला 2 अधिराज्यों की स्थापना। 2 अधिराज्य की स्थापना किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। इसी में बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। 6 देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 7 इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। एक चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर देखिए, भारतीय संविधान सभा। इसको भी आज खत्म कर देते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य पर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर थे। भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग की थी, जिसे 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया। ध्यान दीजिए, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित किया गया? 389 निश्चित किया गया, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व, 4 चीफ कमिश्नर, 292 और 4 कितना हो गया? 296 और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 96 और 93 हो जाएगा 389। यानी देखिए, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व, 4 चीफ कमिश्नर और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व हैं। नेक्स्ट देखिए, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के चुनाव हुए हैं, ठीक, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और
एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, परंतु यह देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। नेक्स्ट देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति का बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम और प्रक्रिया समिति कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट देखिए, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थी। ए में मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति का कौन हो जाएगा? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति का एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति का एच.सी. मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोलोई था। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति कौन हो जाएगा? गोपीनाथ बरदोलोई। डी देखिए, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति ए बी ठक्कर। ई उत्तर पक्ष में फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। नोट देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 17 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा को संबोधित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 17 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बार संविधान सभा को संबोधित किया, यानी संविधान सभा में पहली बार बोले। उस दिन अंबेडकर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा, शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन। शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। कास्ट के आधार पर ध्यान दीजिए। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व 296 सदस्यों का विभाजन किया गया, जिसमें हिंदू कितना थे? तो 163। हिंदू कितना था? 163। मुस्लिम कितना था? 80। मुस्लिम 80 था। अनुसूचित जाति 31। भारतीय ईसाई 6। अनुसूचित जनजातियां भी 6। सिख कितना हो जाएगा? 4। एंग्लो इंडियन 3 और पारसी भी 3। फिर से देखिए, 296 सदस्यों का विभाजन संप्रदाय के आधार पर। हिंदू कितना हो जाएगा? 163। हिंदू 163। मुस्लिम 80। अनुसूचित जाति SC बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 31। भारतीय ईसाई 6। अनुसूचित जनजाति भी 6। सिख कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। एंग्लो इंडियन 3 और पारसी भी 3। कुल 296। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य और निर्वाचन क्षेत्र देखिएगा, पहला अम्मू स्वामीनाथन था, जो मद्रास से निर्वाचन हुए थे, समान वर्ग से। मद्रास से याद रखिए ओनली। आइनी मैस्करीन त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन से। बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से मुस्लिम था। बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से। दक्षिणी बेलियादून
मद्रास से जी दुर्गाबाई, मद्रास से हंसा मेहता, बॉम्बे से कमला चौधरी, संयुक्त प्रांत कमला चौधरी संयुक्त प्रांत, बेगम एजाज रसूल भी संयुक्त प्रांत से ही था, मुस्लिम था। लीला रे पश्चिम बंगाल से थे। लीला रे कहाँ से? पश्चिम बंगाल की थी। मालती चौधरी कहाँ से? उड़ीसा से। मालती चौधरी उड़ीसा से। पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत। रेणुका रे पश्चिम बंगाल। सरोजनी नायडू बिहार। सरोजनी नायडू कहाँ से? बिहार से। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत और बरार से। सुचिता कृपलानी संयुक्त प्रांत से। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट देखिएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को, एवं दूसरे उपाध्यक्ष बी.टी. कृष्णमाचारी। पहला उपाध्यक्ष था एच.सी. मुखर्जी जो 25 जनवरी 1947 को, एवं दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? बी.टी. कृष्णमाचारी जो 16 जुलाई 1947 को चुने गए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ क्या हुआ? प्रारंभ हुआ था। देखिए नेक्स्ट 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। देखिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब? 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकृति कब मिली उद्देश्य प्रस्ताव की? 22 जनवरी 1947 को। ठीक। स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त किया। इनमें प्रमुख थे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। नेक्स्ट देखिए भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करके संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, बी.एल. मित्र के स्थान पर डी.पी. खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सदुल्ला, छठा एन माधव राव, बी.एल. मित्र के स्थान पर डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद कौन आए? टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। नोट देखिए संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ? बंगाल से, तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। उन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितना का समय लिया? 6 माह से कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल कितनी बैठकें हुई थी? 141 बैठकें हुई थी प्रारूप समिति के लिए। ध्यान दीजिएगा 3 जून 1947 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या
324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितना थी? 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। आगे ध्यान दीजिए, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 दिसंबर 1946 ईस्वी में 2 दिसंबर 1946 में मंत्रिमंडल बना। इसमें ध्यान दीजिए, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? बलदेव सिंह। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन हो जाएगा? जॉन मथाई। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। कारखाना एवं बंदरगाह मंत्री CH भाभा। कारखाना एवं बंदरगाह मंत्री CH भाभा। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री आसफ अली। श्रम मंत्री जगजीवन राम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य जो 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को शामिल हुए। वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली। वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगर। संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर। विधि मंत्री कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री कौन था? गजानतर अली खां। स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खां। देखिएगा, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। ठीक, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229, देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश की। कब पेश किया? 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश किया प्रारूप समिति ने। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। प्रथम वाचन संविधान सभा का कब से कब तक चला? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। संविधान पर दूसरा वाचन बोलेगा तो 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 ईस्वी में बना था, इसका देखिएगा कौन अध्यक्ष कौन मंत्री हैं। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना और प्रसारण राज्यों के मामलों के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री सेम हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा इसमें? अबुल कलाम आज़ाद। वहाँ शिक्षा मंत्री कौन था? सी राजगोपालाचारी। रेलवे एवं परिवहन मंत्री बोलिएगा 1947 में डॉक्टर जॉन मथाई। विधि मंत्री कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विधि मंत्री कानून मंत्री। श्रम मंत्री बोलिएगा तो जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएगा? राजकुमारी अमृता कौर। वाणिज्य मंत्री CH भाभा। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। संचार मंत्री कौन हो जाएगा? रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन हो जाएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कारखाना एवं ऊर्जा मंत्री BN गौडगिल। नोट देखें, भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिनके सचिव कौन थे? BP मेनन। नोट फिर से देखिए, भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिनके सचिव कौन थे? BP मेनन थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ था? 114 दिन बहस हुआ। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितना खर्चा हुआ था?
63,96,729 रुपया 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। संविधान को जब 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। तब इसमें कुल कितना भाग था? 22 भाग। कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितना है संविधान में भाग? 22 भाग है। कितना अनुच्छेद है? 395 और कितना अनुसूची? 12। देखिए, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। ठीक, संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। जैसे था 5, 6, 7, 8, 9। 5 से लेकर 9 तक कंटिन्यू हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। ठीक, 60, फिर 324, फिर 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92 और 93। पहले 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, फिर 60 हो जाएगा, फिर 324 हो जाएगा, फिर 366, फिर 67, फिर 379, फिर 380, 79 के बाद 80, फिर 388, फिर 391, 92 और 93 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा दिए गए कुछ अन्य कार्य थे। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया संविधान सभा ने। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, जबकि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को ही। आगे देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नोट 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया था? संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो हाथी। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा थे। मूल संविधान को हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? HBR अयंगर को नियुक्त किया गया। आज 2 चैप्टर खत्म हो गया है पॉलिटिका, लूसेंट में पॉलिटिका। नेक्स्ट कल आप लोगों के लिए भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव 3 नंबर चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद 4 नंबर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, फिर 5 नंबर देख लीजिए भारतीय संविधान की अनुसूची। उसके बाद 6 नंबर देशी रियासत का भारत में विलय, 7 संघ और उसका राज क्षेत्र, और 8 में राज्यों का पुनर्गठन। 8 नंबर तक पढ़ लेना है, राज्यों के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता तक आपको पूरा पढ़ना है। मौलिक अधिकार छोड़ दीजिएगा, भारतीय नागरिकता तक पूरा पढ़ लेना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।